हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अगर आपने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो पहले मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उस पर डिपेंड करेंगी, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या है डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। इसलिए अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उसको वहाँ से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये पूरा लेक्चर समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये अब क्या होता है एजुकेशन रेगुलेशन, पहले इसको आप मोटा मोटा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल से इसमें देखेंगे। तो एक एजुकेशन रेगुलेशन ये एक फंक्शन है पीसीआई का। पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो उसका एक फंक्शन क्या है? एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन का मतलब ये है कि अब जो भी कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फार्मेसी की पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ पे क्या स्टैंडर्ड्स होंगे और क्या उसके लिए कंडीशंस होंगी, क्या कैसे मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कितने चैप्टर्स होंगे, कब एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें। और कोई आदमी अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यानी एजुकेशन जो सिस्टम है पूरा पढ़ाई का, उसको चलाना, उसको रेगुलेट करना क्या है? एजुकेशन रेगुलेशन। तो अब ये जो हमारा सिलेबस रहता है या जो ये पीसीआई है, तो ये नहीं कि एक बार जो सिस्टम बना दिया वो हमेशा चल रहा पूरी ज़िंदगी, नहीं, बल्कि उसमें क्या होता है टाइम टू टाइम वो लोग क्या अमेंडमेंट करते रहते हैं, उसमें कुछ बदलाव करते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं मॉडिफाई करते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो आज हम लोग वही देखेंगे 2020 के अंदर क्या चेंजिंग आई, क्या कुछ किया गया एजुकेशन रेगुलेशन सिस्टम में। तो अब ये जो एजुकेशन सिस्टम है जो पीसीआई ने अपना अभी बना के पेश किया है, तो उसको वो लोग क्या करते हैं चैप्टर वाइज बनाते हैं। ये नहीं कि एक ही साथ पूरा ऐसे लिख दिया, बल्कि उनको क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसको यानी कि एक ही साथ पूरा लिख दिया जाता है, बल्कि क्या करते हैं टॉपिक के हिसाब से उसको चैप्टर वाइज कर देते हैं ताकि आदमी को समझने में भी आसानी रहे और याद करने में भी आसानी हो। ऐसे ही जो ये एजुकेशन रेगुलेशन है, तो ये पूरा क्या किया उन लोगों ने चैप्टर वाइज इसको तैयार किया है। ऐसे ही आप देखेंगे जो बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं उनको चैप्टर वाइज तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या इन्होंने डिस्कस किया है? तो क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई शख्स फार्मासिस्ट बनना चाहता है यानी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्या है? द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट is to be passed in D Pharma Part 1, Part 2 and Part 3। तो क्या कह रहे हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यानी जो कम से कम क्वालिफिकेशन है किसके लिए? एक फार्मासिस्ट बनने के लिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए यानी ड्रग लाइसेंस लेने के लिए, तो वो क्या है कम से कम उसने क्या हो डिप्लोमा पास कर लिया हो। अब डिप्लोमा को तीन भागों में बांटा है। एक उसका फर्स्ट पार्ट यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और क्या फिर उसका पार्ट 3 में क्या हॉस्पिटल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इन सबको हम एक साथ मिला के कह सकते हैं कि उसने डी फार्मा को क्या है पास कर लिया हो, सारे उसके जो ज़रूरी काम हो सब कर लिए हों, तो अब वो क्या है इस लायक हो गया है, यानी वो क्वालिफाइड हो गया है, एलिजिबल हो गया है, एबल हो गया है कि वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सके। या तो ये किया हो या तो फिर कोई दूसरा ऐसा कोर्स जो कि इसके इक्विवेलेंट हो, इसके बराबर हो, जिसको पीसीआई ने अप्रूवल दे रखा हो, तो वो भी क्या है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। अब चैप्टर नंबर 2 में क्या डिस्कस किया इन्होंने? एडमिशन इन फार्मेसी। कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अब फार्मेसी में वो क्या एडमिशन लेना चाहता है, चाहे वो बी फार्मा हो या चाहे डी फार्मा हो, तो उसके लिए क्या मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, किस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो वो कुछ डिस्कस किया कितने एडमिशन इन डी फार्मा। तो द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन डी फार्मेसी इज़ 10+2 एग्जामिनेशन। ये कह रहे हैं अगर कोई डी फार्मा में, सब मालूम है आप लोगों को, सब कुछ पढ़ा हुआ है, समझिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मालूम है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या है रिटर्न फॉर्म में हम लोग देंगे आपको ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकें। तो क्या है कि एडमिशन अगर लेना चाहता है कोई डी फार्मा में, तो आपको ही मालूम है कि वो क्या है 12th किया हुआ हो और वो क्या है किस स्ट्रीम से हो, या तो फिर वो फिज़िक्स केमिस्ट्री लिया हो और उसमें बायोलॉजी हो, या फिर
वो क्या मैथ से उसने पढ़ाई की हो, यानी ये साइंस साइड से अगर वो पढ़ा हुआ है तो वो क्या कर सकता है, डी फार्मा में एडमिशन ले सकता है, चाहे डी फार्मा हो चाहे बी फार्मा हो। अब दूसरा चीज़ क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो ये भी आपको मालूम है कि 2 साल का कोर्स होता है ये, और 3 महीने की क्या होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन इसको देखते हैं कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ डी फार्मा इज़ 2 academic ईयर, यानी 2 साल हैं। एंड ईच academic ईयर शुड नॉट बी लेस देन 180 वर्किंग डेज, और हर साल में यानी 1 साल जो है पढ़ाई का 1 साल है, उसमें कम से कम 180 दिन, कितना 180 वर्किंग डे होना चाहिए, यानी 180 दिन पढ़ाई वाले होने चाहिए, यानी कि छुट्टी उट्टी मिला के 180 दिन हो नहीं, बल्कि 1 साल के अंदर कितना 180 वर्किंग डे पढ़ाई होनी चाहिए 1 साल के अंदर। एंड 500 आवर्स फॉर हॉस्पिटल ट्रेनिंग, और क्या 500 घंटे हॉस्पिटल ट्रेनिंग के उसने कंप्लीट किए हों, या तो उसको 3 महीने कह सकते हैं कि 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका कोर्स क्या है, तो कोर्स आप पढ़ के आए हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, आपको सब मालूम है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स कितने घंटे होने चाहिए, अब एक ये कि अब देख लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए क्या है 75 घंटे, मतलब हर सब्जेक्ट को कितने टाइम देना है, कम से कम 75 घंटा एक सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। और उसी के साथ प्रैक्टिकल जो होता है तो उसके प्रैक्टिकल को भी 75 घंटा देना है। और एक ट्यूटोरियल होता है, ट्यूटोरियल का आपने अगर क्लास किया होगा तो मालूम होगा कि ट्यूटोरियल में क्या होता है कि कोई मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ बात है, कुछ और भी चीज़ है, तो उसके रिगार्डिंग या तो फिर खेल कूद होता है, तो ये होता है ट्यूटोरियल में, ठीक है। उसमें कहीं पे बैतबाजी हो रही है, कहीं अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो यही सब होता है ट्यूटोरियल में, ठीक है। ऐसे ही डी फार्मा का सब्जेक्ट क्या है, तो फार्माकोलॉजी है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्मेकोथेरापेटिक्स है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इन सब में क्या है 75 घंटे हैं, प्रैक्टिकल के भी और थ्योरी के भी। सिर्फ जो ये है, ये वाला ध्यान रखिए, जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है इसमें प्रैक्टिकल नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 75 घंटे हैं और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हॉस्पिटल ट्रेनिंग, 1-2 पार्ट हो गए आपके। तीसरा पार्ट जो है आपके डिप्लोमा का, वो क्या है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसमें आप मतलब जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर तो क्या करेंगे, वहाँ पे जाके क्या सीखेंगे, तो स्टॉकिंग ऑफ ड्रग, यानी ड्रग को कैसे स्टॉक किया जाए, यानी बहुत सारे ड्रग आ रहे हैं तो कैसे उसको स्टोर किया जाए, कैसे स्टॉक किया जाए। एंड मेडिकल डिवाइसेज, और जो डिवाइसेज वगैरह हैं उनको। दूसरा क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर। इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर का मतलब ये कि जो दवाएँ आती हैं तो उनका पूरा लिस्ट बनाया जाता है, सूची बनाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर। और क्या है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, तो ये एक उसमें आप सीखेंगे। और क्या सीखेंगे, डिस्पेंसिंग। फिर अब इस जो भी मतलब प्रिस्क्रिप्शन आया, दवा लोग मांग रहे हैं तो उसको डिस्पेंस करना, उसको निकाल के देना, तो वो आप सीखेंगे। और क्या, पेशेंट काउंसलिंग, और पेशेंट को क्या करेंगे, काउंसिल करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है समझिए कैसे आप दवा देंगे नहीं देंगे। आपने उधर जो हॉस्पिटल है क्लिनिकल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी दोनों में मैंने पढ़ाया है, उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। डिस्पेंसिंग क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, हैंडलिंग सब वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें चौथा पॉइंट क्या है, अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग द कोर्स। ये कह रहे हैं कि कोई अथॉरिटी है या समझ लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है जो ये कोर्स कराना चाहता है, तो उसको अप्रूवल, उसके बारे में बात की गई है। तो उसके लिए भी क्या है, अप्रूवल कौन देता है, पीसीआई देता है, तो वो भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यही बात और कुछ नहीं है। तो नो वन कैन कंडक्ट डी फार्मा कोर्स इन ए स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ पीसीआई, ठीक है। एंड पीसीआई डू नॉट अप्रूव एनी इंस्टीट्यूशन unless it provide appropriate arrangement for the teaching like buildings, accommodation, equipments and teaching staff। ये कह रहे हैं कि कोई भी अब जो कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ पे ये कोर्स कराना चाहता है तो उसको क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा पीसीआई से, ये मालूम है आपको। तो आपको अप्रूवल लेने के लिए कह रहे हैं कि अपने यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए। तो एक तो बिल्डिंग्स हो वहाँ पे, फिर क्या है एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जो वहाँ पे मतलब रूम्स वगैरह हों या और भी जो सहूलियात होती हैं, यानी आपके आदमी की फैसिलिटीज़ की चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए टॉयलेट्स वगैरह या हॉस्टल वगैरह, तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो भी होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए और स्टाफ होना चाहिए टीचिंग के लिए, ठीक है। अब क्या इसमें डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2 के अंदर, एग्जामिनेशन। तो इसमें एग्जामिनेशन किस टाइप से होते हैं, तो एनुअल एग्ज़ाम होता है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है।
एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, साल के लास्ट में, जैसा कि अभी आप दे के आए हैं फर्स्ट ईयर का। और क्या होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी बैक एग्जाम होता है, यानी किसी पेपर में आपका बैक आ गया तो उसका एग्जाम होता है। तीसरा एग्जाम क्या होता है सेशनल एग्जाम, जो कॉलेज के अंदर खुद होता है, उसका थ्योरी का भी होता है और प्रैक्टिकल का भी होता है, ठीक है। और क्या इसमें डिस्कस किया है एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कितना परसेंट अगर आदमी क्लास में हाजिर रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये तो कॉलेज वाले खूब मतलब फ्रॉड करते हैं, एक दिन भी नहीं आया लेकिन 75% उसकी क्या बना देते हैं, हाज़िरी बना देते हैं। तो ये कह रहे हैं कम से कम आदमी को 75% उसकी हाज़िरी होनी चाहिए, तभी वो एग्ज़ाम देने के एलिजिबल होगा, यानी वो दे सकता है, वरना उसको हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और क्या है सातवां क्या है मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी ये कि आदमी अब एग्ज़ाम दे रहा है तो कितने मार्क्स उसके आने चाहिए कि वो पास हो जाए। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो मिनिमम कितना 40% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में कितना 40% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें दोनों चीज़ें शामिल है, इंक्लूडिंग सेशनल मार्क्स सेपरेटली इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी ये कि आपने जो थ्योरी का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें थ्योरी और आपका सेशनल, इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए 40 नंबर, कितना 40 नंबर आना चाहिए। चूँकि जो पेपर होते हैं वो कितने के होते हैं 100 नंबर का पेपर होता है, तो 100 नंबर में से आपको कितना चाहिए 40 नंबर चाहिए। अब वो उसमें थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, अब क्या अगर उसमें आपको थ्योरी भी और क्या सेशनल का एग्ज़ाम, सेशनल का नंबर भी मिला के दोनों आपके कितने आना चाहिए, कम से कम 40 नंबर एक सब्जेक्ट में आना चाहिए जो 100 नंबर का है। तो अब थ्योरी में, अब सेशनल में आपको मान लीजिए 18 नंबर मिल जाते हैं, तो थ्योरी में आपको कितना लाना है अब देख लीजिए, तो थ्योरी में आपको 22 नंबर लाने पड़ेंगे। और अगर आपको सेशनल में 18 नंबर मिल जाते हैं तो आपको फिर क्या है थ्योरी में आपको 22 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आपको सेशनल में क्या है 17 नंबर मिलते हैं तो आपको इधर फिर 23 नंबर लाना पड़ेगा। तो ये कि दोनों मिला के आपको कम से कम कितना है 40 नंबर लाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज वाले 20 का 20 पूरा दे देते हैं, तब भी आपको पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 20 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। अगर 20 से कम नंबर आता है तो आपका क्या है उसमें बैक लग जाएगा। अब चैप्टर नंबर 3 में क्या इन्होंने बताया है, चैप्टर नंबर 3 में बताया डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 3। चैप्टर नंबर 3 में इन्होंने क्या बताया पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो प्रोसीजर फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो द इंस्टीट्यूशन इशू दी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। तो ये कि जहाँ पे आपने मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर भी कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया और प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब आपको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो ऐसा नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे आपको रख लेगा वो, नहीं, बल्कि उसके लिए प्रोसीजर है, उसके तरीके स्टेप्स हैं। तो आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज वाले आपको क्या देंगे, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म देंगे। एक फॉर्म देते हैं जो कि 5 सेक्शन में होता है, ठीक है। उस फॉर्म को भरना पड़ता है, कुछ आप भरते हैं, कुछ आपके कॉलेज वाले भरते हैं, और कुछ क्या होता है हॉस्पिटल जिसके यहाँ जाके आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भरते हैं। तो वो कैसे होता है फॉर्म, ये आप फॉर्म देख लीजिए। तो ये आप फॉर्म देख रहे हैं, ये क्या है आपका, इसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं अपेंडिक्स ई। सेक्शन नंबर 1, इसमें आपका नाम वगैरह रहेगा। और इसमें क्या है जो आपका कॉलेज वाला है वो क्या करते हैं, इसमें अपना मोहर लगा के आपका नाम आप लिख देंगे, उसके बाद वो मोहर लगा देंगे। फिर अब सेक्शन नंबर 2 में क्या होता है, आप अपना नाम वगैरह भरते हैं पूरा और यहाँ पे अपना आप सिग्नेचर करते हैं। फिर सेक्शन 3 आता है, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें जो जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं, मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, फिर वहाँ से अपना साइट देते हैं कि मुझे कहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, तो वो इसमें आप अपना नाम वगैरह भर के देंगे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे यहाँ पे वो अपना सिग्नेचर वगैरह करके और मोहर लगा के आपको दे देंगे। तो ये जो तीसरा वाला सेक्शन है इसमें नाम वगैरह आपका रहेगा, और लेकिन इसमें जो मोहर वगैरह लगाएंगे ये कौन करेगा, ये जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो जहाँ से आपको मतलब लोकेशन मिलता है कि आप किस लोकेशन पे जाके आप प्रैक्टिकल करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो वहाँ से हॉस्पिटल का जो मतलब हेड है वो अपना यहाँ पे मोहर वगैरह आपको लगा के देंगे। फिर ये जो सेक्शन नंबर 4 है, इसमें भी आपका नाम वगैरह रहेगा, जिसमें आप ये बताते हैं कि मैंने 500 घंटे या 3 महीने मैंने ट्रेनिंग क्या अपनी पूरी कर ली है। तो फिर जो वहाँ का जिसमें आप जिसके अंडर में जाके आप ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वो क्या करता है अपना मोहर वगैरह लगा के आपको देता है कि हाँ इन्होंने ट्रेनिंग कर ली। फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को लेके आते हैं, और ये सेक्शन नंबर 5 में
फिर ये सर्टिफाई किया जाता है आपके कॉलेज की तरफ से। आपका नाम यहाँ रहेगा कि ये जो मतलब बंदा है, ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने अपने सारे काम कर लिए हैं, प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग भी अब इन्होंने कंप्लीट कर ली है। फिर वो मोहर वगैरह लगा देते हैं और डेट वगैरह लिख के आपको दे देते हैं। यानी अब जब आप जाएंगे उसके लिए क्या कहते हैं, जब आप जाएंगे ड्रग लाइसेंस के लिए तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया है और जब आप जाएंगे कॉलेज में तो आपको सब बता दिया जाता है कैसे क्या होगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वो दिखाने के लिए मैंने सिर्फ ये किया है। और बाकी चीज़ें आपके कॉलेज वाले आपको सब बता देंगे। ये इसकी क्या है शक्ल है और इस तरीके से इसको क्या है भरा जाता है। अब चैप्टर नंबर 4 में क्या डिस्कस किया इन्होंने, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। चैप्टर नंबर 4 में क्या बताया कि सर्टिफिकेट आपने सब कुछ कर लिया तो अब आपको क्या होगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कब मिलेगा, ऑन कंप्लीटिंग सक्सेसफुली ऑल 3 पार्ट्स, यानी जो तीनों पार्ट्स हैं, यानी कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इन सबको अच्छे से करने के बाद द स्टूडेंट ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो स्टूडेंट को क्या किया जाता है, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। नाउ ही कैन अप्लाई फॉर एग्जिट एग्ज़ाम। अब ये कि आज इतना करने के बाद अब एक और आपके ऊपर बोझ डाल दिया गया, पहले नहीं था ये। अब जो लोग मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल, समझ लीजिए दिया है 2021-22 में और फिर 22-23 में, तो अब जो देने जा रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि अब उनको एग्जिट एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा अगर वो ड्रग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। पहले ये नहीं था, अब आपके ऊपर एक बोझ और डाल दिया गया है। आफ्टर पासिंग द एग्जिट एग्ज़ाम ही कैन अप्लाई फॉर द ड्रग लाइसेंस। अगर जब आप एग्जिट एग्ज़ाम पास करेंगे तब जाके आप क्या करेंगे, उसके लिए ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक टॉपिक था आपके सब सिलेबस में, वो क्या है, स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये क्वेश्चन भी पूछता है, कभी 2-3 नंबर में हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। एक तो क्या है स्टेट फार्मेसी काउंसिल और एक है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो पहले हम लोग देखेंगे स्टेट क्या, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो अकॉर्डिंग टू दी फार्मेसी एक्ट, ए स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कंसिडर्ड अंडर ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा फार्मेसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी हर स्टेट का एक फार्मेसी काउंसिल होगा, तो वो किसके अंडर में होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो बनाती है, क्रिएट करती है। दिस काउंसिल मेंटेन्स ए रजिस्टर फॉर द फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट एंड मॉनिटर देयर एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग द प्रोफेशंस। अब ये जो ये फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल बना, तो इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करती है, रजिस्टर मेंटेन करती है फार्मासिस्ट का, यानी जो लोग नया फार्मासिस्ट जो लोग हैं रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो उनका नाम वगैरह लिखना, मतलब उनको लाइसेंस देने का काम ये करती है स्टेट के अंदर। और फिर जो फार्मासिस्ट लोग हैं उनको मॉनिटर भी करती है कि वो लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे अपने प्रोफेशन में, मतलब इससे फार्मेसी से रिलेटेड कुछ दवाओं से रिलेटेड कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसको वो लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। These members hold their position for 5 years। और ये जो लोग होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, जैसा कि PCI के मेंबर्स 5 साल के लिए होते हैं, ऐसे ये लोग भी 5 साल के लिए होते हैं। उसके बाद इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर अगली बार जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, हो सकता है इनको ले लिया जाए, या तो फिर ये कि ये लोग अगर चाहें तो 5 साल से पहले भी अपना क्या है रिज़ाइन दे सकते हैं और छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, और दूसरी बात, फ्रॉम देम सेल्व्स ए प्रेसिडेंट इज़ नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। और इन्हीं लोगों में से क्या होता है, एक प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो वो सिलेक्टेड नहीं होता बल्कि नॉमिनेटेड होता है, यानी गवर्नमेंट उसको क्या करती है, नॉमिनेट कर देती है। एंड वाइस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय देम सेल्व्स। और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी एक प्रेसिडेंट हो गया, उनका जो नीचे का होता है नाइब प्रेसिडेंट, उसको क्या ये लोग अपने में से क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कैसे ये बनते हैं, कितने मेंबर होते हैं, तो समझ लीजिए कि इसमें जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसमें 15 मेंबर होते हैं। अब कैसे होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं कुछ मेंबर। कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, तो 6 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, और 7 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और 2 मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियल। अब ये नॉमिनेटेड इलेक्टेड, अब इस पर हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग एक बार इसको फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझ लिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट 5 लोगों को क्या करती है, नॉमिनेट करती है, और फिर क्या करती है, एक एनालिस्ट भी अपना अलग से, एक तो 5 लोगों को सेलेक्ट किया, इधर उधर से भेज दिया, और एक अपना एनालिस्ट भी भेजती है, जाके वो मतलब सारी चीज़ों को देखते हैं,
एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, गड़बड़ी हो रही नहीं हो रही, सारी चीज़ों को क्या करते हैं वो एनालिस्ट करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं वो। और क्या इलेक्टेड मेंबर होते हैं 7, तो 6 तो क्या होते हैं फार्मासिस्ट। मान लीजिए कि बहुत सारे आपके स्टेट में मान लीजिए 1 लाख फार्मासिस्ट हैं, तो जैसे चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, ऐसे इन लोगों को क्या होता है इलेक्शन होता है। तो अब इसमें मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, तो अब जो ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ये सबके पास एक लेटर भेजती है कि क्या कौन कौन लोग हैं जो मतलब ये लड़ना चाहते हैं। तो अगर जो भी चाहता है तो उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये लोग हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब बाकी जो लोग हैं उनके पास भी नोटिस भेजा जाता है कि आप किसको वोट देंगे। बाकी लोग मतलब बाकी जो फार्मासिस्ट लोग हैं उनके पास एक लेटर भेजा जाता है कि आप अपना बता दीजिए कि किसको आप जिताना चाहते हैं, किसको आप मतलब फार्मासिस्ट अपना किसको मेंबर बनाना चाहते हैं। तो अब जो लोग भी मतलब ज़्यादा जिनके पास वोट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इसका मेंबर बना दिया जाता है। तो 6 लोग इस तरीके से बनते हैं। और बाय स्टेट मेडिकल काउंसिल, और जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है वो अपने में से एक लोगों को, एक आदमी को क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी अपना वोटिंग करके या जैसे भी एक आदमी को चुन लेते हैं, तो वो एक आदमी इसमें आ जाता है। और 2 लोग ये होते हैं, इनको तो कुछ करना नहीं रहता है, इसको तो सीधे जो इस वक्त मान लीजिए स्टेट मेडिकल सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो चीफ होंगे, चीफ इन एडमिनिस्ट्रेशन होंगे या जो डायरेक्टर होंगे वो बन जाते हैं इसके एक मेंबर। और दूसरे चीफ ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और इस स्टेट का जो ड्रग कंट्रोलर होंगे, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसके जो डायरेक्टर होते हैं, जो चीफ होते हैं, वो क्या होते हैं एक मेंबर बन जाते हैं। तो इस तरीके से इसका क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है हर 5 साल के बाद। अब ज्वाइंट स्टेट काउंसिल क्या है, तो ज्वाइंट अंडर द ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल 2 or more states do an agreement, and according to this agreement the state pharmacy council of one state help and fulfill the needs of other state या states। हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसको यहाँ देखेंगे। तो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, जैसे कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है, इसी तरीके से ये भी एक काउंसिल है, लेकिन वो उसका जो तरीका था वो अलग था। एक स्टेट के लोग वहाँ पे क्या है, एक ही स्टेट के लोग उसमें रहते थे। और जो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के फार्मासिस्ट या और इस टाइप के जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसमें रहते हैं। और ये पूरे मतलब वो सरकारें जो होती हैं अलग अलग स्टेट की, वो मिलके इसका गठन करती हैं, इसको बनाती हैं। और इसका मकसद क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि मान लो हमारी कोई ज़रूरत है, कोई नीड्स है तो आप पूरी कर दोगे, अगर आपकी कोई ज़रूरत है, कोई नीड्स है तो हम पूरी कर देंगे। तो इस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो होते हैं वो मिलके एक फार्मेसी काउंसिल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब इसमें देख लीजिए इसको, अंडर द ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल 2 or more states डू एन एग्रीमेंट। ये कह रहे हैं कि जो ये इसके ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो बनता है तो उसमें क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लोग क्या करते हैं एक एग्रीमेंट करते हैं। और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसमें क्या एग्रीमेंट में तय करते हैं कि फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ वन स्टेट हेल्प एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ अदर स्टेट्स। ये कह रहे हैं कि इसमें क्या तय होता है इस एग्रीमेंट में कि एक स्टेट की जो फार्मेसी काउंसिल है वो दूसरे स्टेट की फार्मेसी काउंसिल की क्या करेगी, हेल्प करेगी, उसकी ज़रूरतों में उसकी मदद करेगी। ठीक, अब इसके मेंबर कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, तो मेंबर ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो हर स्टेट का जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ के मतलब मेंबर्स को तय करती है कि हमारे यहाँ से इस जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ये लोग रहेंगे, तो वहाँ के लोग तय, वहाँ के गवर्नमेंट तय करती है। तो 3 से 5 मेंबर, 3 to 5 मेंबर्स फ्रॉम 5 मेंबर फ्रॉम ईच, यहाँ लगा लीजिए क्या है ईच, 3 to 5 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब वहाँ की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर से क्या है 3 से 5 लोग क्या होते हैं सेलेक्ट किया जाते हैं, सरकार उसमें से चुन लेती है। फिर उसके अलावा 2 से 4 अदर मेंबर जो क्या है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर नहीं है, उसके अलावा 2-3 लोगों को क्या करती, 2 से 4 के बीच में सरकार क्या करती है तय कर देती है। और क्या होता है एक मेंबर, ये मतलब हर राज्य में इस तरीके से वहाँ की सरकारें करती हैं। 3 से 5 मेंबर ऐसे तय होते हैं जो फार्मेसी काउंसिल, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके मेंबर हैं। तो 3-4-5 लोग वहाँ से चले गए, फिर 2-3 लोग 2 से 4 के बीच में क्या होते हैं मेंबर
सेलेक्ट किए जाते हैं, ये सरकार करती है वहाँ की। वो ऐसे लोग होते हैं जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर नहीं हैं। फिर एक मेंबर होता है फ्रॉम मेडिकल काउंसिल से, और फिर एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है, और एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, यानी गवर्नमेंट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजती है वहाँ पर निगरानी करने के लिए, देख रेख करने के लिए, और एक ड्रग कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो हर स्टेट में इस तरीके से क्या इतने मेंबर हर स्टेट से चुने जाते हैं। अब ये कि फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, अब जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसका क्या फंक्शन होता है। जैसे कि आपने फंक्शन पढ़ा था पीसीआई का, ऐसे ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ये क्या होता है, द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रिसीव दी ऑल द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो ये कह रहे हैं कि जो उसका रजिस्ट्रार होता है, जो उसमें हेड होता है, जो रजिस्टर में नाम चढ़ाता है, जो हेड है, तो रजिस्ट्रार के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। जब वो एप्लीकेशन आते हैं, ऑन रिसीविंग दीज एप्लीकेशन इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड that the applicant is qualified and eligible for registration, he enters his or her name in the register। तो ये कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार है जब सबके एप्लीकेशन आते हैं तो उनको देखता है, तो अब जिसको लगता है कि हाँ ये क्वालिफाइड है, ये क्या है एलिजिबल है कि इसको मतलब इसका नाम रजिस्टर में इंटर कर दिया जाए, तो उसको कर देता है। और जिसके बारे में उसको डाउट होता है, कुछ शक होता है कि ये इस लायक नहीं है, या फिर लगता है कि कुछ गलती हो रही है, गलत कोई किसी ने एप्लीकेशन दे दिया, तो उसको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। अब दूसरा क्या है एक फंक्शन इसका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, तो वो क्या, रिमूवल ऑफ नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर। यानी एक बार मान लीजिए रजिस्टर हो गया तो उसको रिमूवल भी करते, वो लोग हटा भी देते हैं, विड्रॉवल समझ लीजिए। ठीक है, तो कब करते हैं, ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर इन फॉलोइंग केसेज। ये कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो इन केसेज में उसके नाम को क्या हटाया जा सकता है, यानी उसका ड्रग लाइसेंस छीना जा सकता है उससे। क्या, इफ़ हिज नेम हैज़ बीन इंटर्ड बाई मिस्टेक। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इफ़ हिज नेम हैज़ बीन इंटर्ड बाई मिस्टेक। ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी है जिसका नाम गलती से लिखा गया है और फिर वो खुश होता फिर रहा है कि मैं तो फार्मासिस्ट बन गया, तो इसके कह रहे हैं कि अगर गलती से किसी का नाम आ गया है तो उसको रिमूव भी किया। दूसरा क्या है कि इफ़ ही हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड फॉर एन ऑफेंस रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन। ये कह रहे हैं कोई आदमी ऐसा है जिसको फार्मेसी प्रोफेशन यानी जिसका काम कर रहा है दवा ववाओं का, उसमें कुछ उसने गड़बड़ी की है और उसकी वजह से उसको जेल हुई है, तो भी क्या है उसका नाम वहाँ से हटाया जा सकता है। अगर ये प्रूव्ड हो गया कि वाकई में क्या है ये मुजरिम है और इसने बड़ी गलती की है, तो उसका नाम वहाँ से रजिस्टर से हटाया जा सकता है। और क्या है, इफ़ द पर्सन वर्किंग अंडर हिम commits any offense, the pharmacist may be removed in these condition। ये कह रहे हैं कि कोई फार्मासिस्ट है और उसके अंडर में कोई काम कर रहा है और वो जो काम कर रहा है उसने कोई गलती की, तो इन कंडीशन में क्या है, जिसके अंडर में वो काम कर रहा था, जो मतलब फार्मासिस्ट है, जो असल जिसकी दुकान चल रही है, जिसका मान लीजिए जो मालिक है, तो उसका क्या है, उसका नाम रिमूव किया जा सकता है इन कंडीशन में। कब, इफ़ दी ऑफेंस वाज डन बाय हिज ऑर्डर। यानी कि ये जो उसका नौकर है, जो उसका सर्वेंट है, जो उसके यहाँ काम कर रहा है, तो इसने खुद उसको कहा कि तुम इस तरीके से समझा दिया कि इस तरीके से कर लो, मैं बच जाऊंगा। तो कह रहे कि अगर इसने खुद ने ऑर्डर दिया, ये साबित हो गया, तो फिर इसका नाम वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। और इफ़ ही वाज ऑलरेडी अवेयर अबाउट द ऑफेंस विच हिज एम्प्लॉई डूइंग। ये कह रहे हैं कि अगर ये पता चल जाए कि ये जो उसका जो मतलब एम्प्लॉई है, जो उसके यहाँ काम कर रहा है, वो जो गलती कर रहा था उसके बारे में इसको पहले से नॉलेज था लेकिन उसको रोका नहीं उसने, तो फिर भी क्या होगा, तो अब इसी पे इल्ज़ाम आएगा, अब उसका नाम क्या हो सकता है, वहाँ से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ऐसे ही इफ़ द सेम ऑफेंस रिपीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ। मान लीजिए कह रहे कि एक बार गलती की और उसने क्या किया, कहा कि हमको मालूम नहीं था और ये इसने गलती कर दी, तो कह रहे कि अगर फिर दोबारा से वही गलती वो एम्प्लॉई क्या है कर रहा है, दोबारा से वही गलती कर रहा है 12 महीने के अंदर, तो ये माना जाएगा कि ये इसमें खुद शामिल है और यही करवा रहा है, तो इस कंडीशन में भी उसका नाम क्या है, काटा जा सकता है उस रजिस्टर से। और क्या है, इफ़ एनी ऑफेंस इन विच हिज इन्वॉल्वमेंट इज़ फाउंड। कह रहे हैं कोई भी ऑफेंस मतलब कोई गलती, कोई बड़ी गलती कर रहा है, ऑफेंस, ठीक है, यानी जो एक्ट्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशन हैं, उनको तोड़ रहा है, तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर इसका इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है तो भी इसका नाम क्या वहाँ से हटाया जा सकता है। तीसरा क्या है, जो मतलब फंक्शन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, वो क्या है, प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर।
वो क्या करते हैं, रजिस्टर को प्रिंट करते हैं, यानी जितने लोगों का नाम रजिस्टर्ड है उनके यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसकी एक कॉपी भी निकलवाते हैं। कब निकलवाते हैं, ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, हर साल 1 अप्रैल को वो क्या है, एक जो भी रजिस्टर उनके पास उसकी कॉपी निकलवाते हैं, उसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इनका फंक्शन है, ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर टू पब्लिश द रजिस्टर्ड विद द नेम्स ऑफ फार्मासिस्ट एंड ऑल द अमेंडमेंट्स एंड मॉडिफिकेशंस। ये कह रहे हैं इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जितने भी लोगों का नाम रजिस्टर्ड हुआ है, लिखा गया है, उन सबको क्या करते हैं, उसका प्रिंटिंग करवाते हैं। और भी इन्होंने जो अपने रूल रेगुलेशन में कोई अमेंडमेंट किया है या कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ बदलाव किया है, तो उन सब चीज़ों को क्या है आपको उसमें लिखना है और उसको प्रिंट करना है। ठीक है। चौथा क्या है, इंस्पेक्शन। चौथा काम इनका क्या होता है, इनका जो फंक्शन है वो क्या, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, चेक करना। तो ए नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट काउंसिल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी तादाद होती है इंस्पेक्टर की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या तय करती है, पॉइंट आउट करती है, यानी उसी बहुत सारे लोगों को तय करती है, उनको कुछ पावर्स देती है कि आप जाइए और गांव मोहल्लों में शहरों में घूम घूम के जो भी लोग काम कर रहे हैं फार्मेसी से रिलेटेड चेक करिए कि कुछ वो गलती वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, तो वो इंस्पेक्टर कहलाएंगे। ठीक है। तो वो जाके जो देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग शटर डाउन करके भागते हैं, मेडिकल स्टोर वाले जो मतलब गलत तरीके से करते हैं, तो ये इंस्पेक्टर लोग जब जाते हैं पता लगता है कि आ गए हैं चेकिंग करने वाले, तो यही इंस्पेक्टर लोग होते हैं। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लोग क्या देखते हैं जाके, तो टू इंस्पेक्ट दोज प्लेसेस वेयर ड्रग्स आर डिस्पेंस और कंपाउंडेड। तो ये उन जगहों पे जाके देखते हैं जहाँ दवा डिस्पेंस किया जा रहा है, दवा वगैरह को प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उनको बेचा जा रहा है, डिस्पेंस किया जा रहा है, दवा बेची जा रही है, या जहाँ पे दवा कंपाउंड की जा रही है। ठीक है। तो उन जगहों पे जाके देखते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक। और कहाँ पे जाते हैं, क्या करते हैं, टू इंक्वायर वेदर ए पर्सन डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग द ड्रग इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और नॉट। इसको यहाँ पे मिला लीजिए, आगे पीछे हो गया है। तो ये उन जगहों पे भी जाके देखते हैं कि कोई आदमी है वो मतलब डिस्पेंसिंग का काम कर रहा है, कंपाउंडिंग का काम कर रहा है, तो ये चेक करते हैं कि ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या वैसे ही मतलब ये झोला छाप है और ये सारे काम कर रहा है, तो ये भी चेक करते हैं वो। और क्या है, टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट इज रिटन रिगार्डिंग द कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। और क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये जाके वहाँ पे रिसर्च करते, तहकीक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई कंप्लेंट तो नहीं लिखाया किसी के अगेंस्ट, यानी थाने वगैरह में जाके या कोर्ट में जाके भी देखते हैं कि किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट तो नहीं लिखा गया है कि वो कोई रूल वगैरह तोड़ रहा हो, तो फिर उसका भी क्या करते हैं वहाँ से रिमूवल। जब ये रिपोर्ट लेके जाते हैं फिर पीसी अपने जाके स्टेट काउंसिल को बताते हैं कि ये गलतियाँ, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उनका नाम क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारे काम और भी हो सकते हैं, ये मेन काम है जो ये लोग करते हैं। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप भी अगले टाइम में हो सकता है कि फार्मासिस्ट बन जाएं और अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हो, ड्रग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो एज़ पर द इंडियन पेनल कोड, जो इंडिया का पेनल कोड है, पेनल कोड मतलब ये कि जो कोड वो क्या कहते हैं आपके संविधान का वो हिस्सा जिसमें लिखा गया है सज़ाओं के बारे में कि कौन सी गलती पे कितनी सज़ा मिलेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनल कोड। तो इंडिया का जो पेनल कोड है उसका सेक्शन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि इफ़ एनी वन प्रिवेंटिंग द इंस्पेक्टर्स टू डू देयर वर्क्स, ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स इन इंस्पेक्टर्स को, ये जो इंस्पेक्टर है जो जाके इन्वेस्टिगेट करते, चेक करते हैं दवाओं के बारे में सब चीज़ें, तो इन इंस्पेक्टर को अगर कोई इनका काम करने से रोकता है तो उसको क्या है, सज़ा दी जा सकती है, किसकी, जेल होने की, कितने की, 6 महीने तक की जेल की सज़ा उसको हो सकती है, उसको कैद किया जा सकता है 6 महीने के लिए, या तो फिर उसको 1000 तक का फ़ाइन लगाया जा सकता है। ये लग रहा है कि ये पुराने ज़माने में जब लिखा गया था तब का 1000 होगा, अब तो इसको 10,000 20,000 किया जाए तब उसके बराबर होगा, इसलिए कि अब पैसा का जो मतलब वैल्यू थी उस टाइम पे 1000 की वो बहुत ज़्यादा थी, अब 1000 की वैल्यू क्या बहुत कम है। तो हर कोई जो भी गलती करेगा 1000 दे के निकलना चाहेगा, सोचेगा कौन 6 महीने जेल में रहेगा, 1000 दे दो। आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, आप उसको बहुत सारे फ़ायदे वहाँ से होने वाले हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपको बहुत सारा कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।